इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेबिलिटी फैक्टर एंड थर्मल रन अवे। ये जो टॉपिक है ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पार्ट बी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूनिट नंबर 5 है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे फेथफुल एम्प्लीफिकेशन एंड नीड फॉर बायसिंग, यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब ये जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है उसी में ये टॉपिक आता है स्टेबिलिटी फैक्टर, और इसी को आज हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद है हमने ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उसमें ट्रांजिस्टर बायसिंग क्यों करते हैं, क्या इसकी जरूरत है, कैसे इसको किया जाता है, कितने मेथड हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चूंकि ट्रांजिस्टर बायसिंग को डिटेल में समझने के लिए आपको यह पढ़ना बहुत जरूरी है कि स्टेबिलिटी फैक्टर और थर्मल रन अवे क्या होता है, वरना क्यों ट्रांजिस्टर बायसिंग की जाती है ये कभी आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए ट्रांजिस्टर बायसिंग वो पिछला लेक्चर आप जरूर से देख लीजिएगा, इसको देखने से पहले वो आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 5 के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उसको आप लोग जरूर पहले देख लीजिएगा, तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। अब बायसिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, ट्रांजिस्टर को बैटरी और रेजिस्टेंस वगैरह लगा के इस प्रकार बांधा जाए कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो ट्रांजिस्टर क्या अपना काम करेगा, वो एम्प्लीफिकेशन करेगा। तो जब ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर काम करता है और उस सर्किट को हम अच्छे से रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड अदर चीज लगा के, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा के उसको जब उसकी बायसिंग करते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो सर्किट स्टेबल है कि नहीं। तो किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के सर्किट की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए एक हम लोग फैक्टर डिसाइड करते हैं, उसी को कहते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। अगर उस सर्किट की स्टेबिलिटी अच्छी है तो स्टेबिलिटी फैक्टर का कुछ मान आएगा, कुछ संख्यात्मक मान आएगा, उसी से हम पता करेंगे कि सर्किट अच्छे से स्टेबल है या नहीं। थर्मल रन अवे इसी में आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में अगर सर्किट की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट अच्छे से बायस नहीं हो पाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी तो वो ट्रांजिस्टर जल जाएगा, खराब हो जाएगा, और उसी घटना को हम लोग थर्मल रन अवे कहते हैं। यानी ये पूरा टॉपिक जो है वो ट्रांजिस्टर बायसिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। यहां पे देखिए, द प्रोसेस इन विच ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यूसीएन पॉइंट, क्यू पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर इज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आर कॉल्ड स्टेबिलाईजेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए पिछले लेक्चर में ट्रांजिस्टर बायसिंग वाले में मैंने क्यू पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया था, इतने अच्छे से समझाया था। देखिए मैं ये सब टॉपिक, जटिल टॉपिक आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूं, आपको रेयरली इस तरह के वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे। मैं रेयरली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही इसको पढ़ा रहा हूं, बहुत लोग अच्छे अच्छे लोग इसको पढ़ाते हैं, मिलेंगे बिल्कुल, ये दुनिया वीरों से खाली नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जो अपने तरफ से एफर्ट कर रहा हूं, आप लोगों को बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये जटिल टॉपिकों को समझ ले। तो आप वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा अच्छे से देखिए, तो आपको पूरा ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसका फंक्शन। तो यहाँ पे होता क्या है कि ट्रांजिस्टर, जब कोई भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो अच्छे से सेट हो जाता है, तभी वो एक अच्छे एम्पलीफायर की तरह काम करता है। अब अगर उसका ऑपरेटिंग पॉइंट अच्छे से सेट नहीं होगा और वो जो ट्रांजिस्टर जो है, तो वो ट्रांजिस्टर टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव कहने का मतलब, अगर आपने उसकी बायसिंग अच्छे से नहीं की तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो वो ट्रांजिस्टर में हीट जनरेट होने लगेगा, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस जनरेट होने लगेंगे, और ऐसे केस में ट्रांजिस्टर जल जाएगा, और उस घटना को थर्मल रन अवे कहते हैं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि स्टेबिलाईजेशन ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब हुआ कि हम उस ट्रांजिस्टर में कुछ ऐसी टेक्निक लगाएंगे कि उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को हम लोग टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कर देंगे। और ये कैसे करेंगे? अच्छा बायसिंग करके। जैसे ही आप अच्छा बायसिंग करेंगे, हाँ बायसिंग के 4 मेथड होते हैं, वो अभी आगे आने वाले लेक्चर में जो है बैक टू बैक आएंगे चारों लेक्चर, चारों बायसिंग के मेथड। कहने का मतलब ट्रांजिस्टर को हम बैटरी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ये सब लगा के उसकी इतनी बेहतरीन बायसिंग करेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन पर निर्भर नहीं करेगा, और हमारा ट्रांजिस्टर स्टेबल हो जाएगा और अच्छे से एम्प्लीफिकेशन करेगा। यही पूरा इसका मतलब हुआ टॉपिक का। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसके कारण क्यू पॉइंट तापमान में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर न करे तो उसे ट्रांजिस्टर का स्टेबिलाईजेशन कहेंगे। अब इसको मापने के लिए हम एक स्टेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं कि किसी भी सर्किट का, ट्रांजिस्टर सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है।
यहां पे देखिए, द स्टेबिलिटी फैक्टर एस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर लीकेज करंट ICO, जिसे रिवर्स सैचुरेशन कलेक्टर करंट भी कहते हैं, एट कांस्टेंट बीटा एंड VBE, यानी बेस टू इमिटर वाला वोल्टेज, और बीटा आप लोग जानते हैं ये गेन होता है, करंट गेन होता है। किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है आप लोग बताइएगा, कॉमन बेस में कि कॉमन इमिटर में? बीटा जो है वो करंट गेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है कि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट में। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहां से स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रिवर्स सैचुरेशन कलेक्टर करंट या कलेक्टर लीकेज करंट। कभी कभी मैं इसको डायरेक्ट रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोल दूंगा, तो आप लोग उसको समझ जाइएगा। और इस दौरान बीटा और VBE कांस्टेंट रहेंगे, यही होता है स्टेबिलिटी फैक्टर। अब मैं इसको एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूं, ये इसका डिटेल्ड फॉर्मूला है, इसको अभी हम लोग डिराइव करेंगे, अभी इस पे मत जाइए, मैं यहीं पे लिख दिया हूं ताकि आप लोग याद कर लीजिए। देखिए इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है ये टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, यानी ट्रांजिस्टर का अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ गया तो ऑटोमेटिक कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, और अगर कलेक्टर करंट बढ़ गया तो ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर से रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, और अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ गया तो फिर से कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, और कलेक्टर करंट जब जब बढ़ेगा तब तब टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये प्रक्रिया, ये साइकिल लगातार चलती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ट्रांजिस्टर का इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर जल जाएगा, इसी को थर्मल रन अवे कहते हैं। तो अब इसको बचाने के लिए ही हम लोग अच्छे से ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं और इसके स्टेबिलिटी को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे डिफाइंड होगा, रिवर्स सैचुरेशन में होने वाले चेंज के साथ कलेक्टर करंट में कितना चेंज हो रहा है। फिर से समझिए, वरना आने वाले जो अभी मैं टॉपिक जो आगे नीचे बताऊंगा स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए बहुत यहाँ पे टेक्निकल चीज बोल रहा हूं, रिवर्स सैचुरेशन करंट में होने वाले परिवर्तन के कारण कलेक्टर करंट में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही स्टेबिलिटी फैक्टर। तो जरा ये सोचिए कि मान लीजिए रिवर्स सैचुरेशन करंट में थोड़ा सा चेंज हुआ और कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा चेंज हो गया, तो स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। तो क्या ये अच्छा है कि खराब है? सोचिए 2 मिनट। रिवर्स सैचुरेशन करंट में मान लीजिए थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ टेम्परेचर के कारण, लेकिन उसके कारण कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कलेक्टर करंट यहाँ पे डेल्टा IC चूंकि ऊपर है, ये न्यूमरेटर में है, अंश में है, तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा, तो S का भी मान ज्यादा आएगा। तो S का मान ज्यादा आ गया तो वो अच्छी बात है कि खराब है? वो असल में खराब बात है ट्रांजिस्टर के लिए। तो स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा आने का मतलब हुआ कि रिवर्स सैचुरेशन में अगर थोड़ा भी करंट में परिवर्तन हो रहा है तो कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो कलेक्टर करंट ज्यादा बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। यानी अगर किसी भी सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब वो सर्किट खराब है। यानी एक अच्छे सर्किट के लिए स्टेबिलिटी का फैक्टर का मान कम से कम होना चाहिए। अब कम से कम कितना हो सकता है, क्योंकि डेल IC में ICO का मान भी छुपा होता है, यानी हमेशा ऊपर वाला ये डेल IC है वो डेल ICO से हमेशा ज्यादा होने वाला है। तो S का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 से कम नहीं हो सकता, यानी मिनिमम वैल्यू 1 होगा या 1 से ज्यादा ही होगा। तो एक अच्छे ट्रांजिस्टर बाइसिंग में, एक अच्छे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के सर्किट के लिए अगर अच्छी स्टेबिलिटी लानी है तो स्टेबिलिटी फैक्टर को हम लोग 1 के पास रखते हैं, 1 होना चाहिए लगभग। कैसे रखेंगे इसको 1? अच्छे से बाइसिंग करके। कैसे बाइसिंग करेंगे वो तो आगे आपको पढ़ना ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ स्टेबिलिटी फैक्टर का टेक्निकल मतलब। द स्टेबिलिटी फैक्टर इंडिकेट्स द चेंज इन कलेक्टर करंट ड्यू टू चेंज इन कलेक्टर लीकेज करंट। तो यही तो मैं बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को देखिए, ये इसमें कितना चेंज हुआ और इसके कारण ये कितना चेंज हुआ, यही स्टेबिलिटी फैक्टर है। अब अच्छा, ये अच्छा कब हो? अच्छा तब हो कि डेल्टा ICO यानी रिवर्स सैचुरेशन कलेक्टर करंट चेंज हो, लेकिन इसके चेंज होने से कलेक्टर करंट अगर चेंज ना हो तो स्टेबिलिटी फैक्टर का मान कम आएगा। चेंज हो भी तो बहुत मामूली कम चेंज हो तब स्टेबिलिटी फैक्टर का मान कम आएगा, और इसका मतलब डेल्टा IC यानी कलेक्टर करंट में कम चेंज हुआ है तो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन भी कम होगा और वो सर्किट स्टेबल रहेगा। ठीक है, यहां पे देखिए हिंदी में भी है, जिनको हिंदी में नोट्स बनाना है इसको लिख लीजिए।
स्टेबिलिटी फैक्टर एस यह दर्शाता है कि आईसीओ में होने वाले परिवर्तन के साथ आईसी में कितना परिवर्तन हो रहा है। यदि एस का मान अधिक है तो इसका मतलब हुआ कि आईसीओ में कम परिवर्तन होने पर भी आईसी में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, जिससे ट्रांजिस्टर का तापमान बढ़ जाएगा और ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। अतः अच्छे स्टेबिलिटी के लिए एस का मान कम से कम होना चाहिए, आइडियली एस का न्यूनतम मान 1 होना चाहिए। ठीक है, यही है इसका मतलब। आईसी का मतलब कलेक्टर करंट, सी फॉर कलेक्टर। आईसीओ मतलब रिवर्स सैचुरेशन कलेक्टर करंट या कलेक्टर लीकेज करंट। सॉरी, ये हो गया। सो इफ द वैल्यू ऑफ एस इज हायर देन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर इज लो, and if the value of S is lower then the stability of transistor is high. The ideal minimum value of S is close to 1. तो अगर पूछा जाए तो आप लोग इसको याद रखिएगा एग्जाम में। अब हम लोग उसका वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, S स्टेबिलिटी फैक्टर S का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो देखिए ट्रांजिस्टर के लिए ये दोनों इक्वेशन आपको याद होने चाहिए, ये मैं आपको यहाँ मैं नहीं समझाऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ें, अगर नहीं पता तो जाइए सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में ट्रांजिस्टर खोल के वीडियो, ट्रांजिस्टर के वीडियोस वहां से देख लीजिए। ये दोनों इक्वेशन ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा क्या है? करंट गेन होता है। बीटा क्या है? करंट गेन होता है ये भी। लेकिन जो अल्फा होता है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, जबकि बीटा जो है वो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। बाकी दोनों करंट गेन ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों इक्वेशन, इस पे मैं बात ही नहीं करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप पता करिए। तो ये आप दोनों इक्वेशन जानते हैं ट्रांजिस्टर के लिए। हाँ, आईसी मैं बता दूं कलेक्टर करंट, अल्फा मैंने बता दिया करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये इमिटर करंट आईई और आईसीओ आप लोग जान ही रहे हैं, रिवर्स सैचुरेशन कलेक्टर करंट। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए आईसी बराबर अल्फा। अब ये इस मान को आप लोग इस यहाँ पे पुट कर दीजिए आई में, तो यहाँ आई बी प्लस आईसी हो जाएगा प्लस आईसीओ। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया, आप अरेंज कर लीजिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आईसी बराबर दिस आ गया। और अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है, वो आप सभी लोग जानते होंगे। अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, ये भी आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इस बीटा, यहाँ पे देखिए ये इतना मान क्या हो जाएगा, ये बीटा और 1 बाई अल्फा का मान हम यहाँ सॉरी ये 1/1 अल्फा कितना आएगा। देखिए यहाँ से ये मान तो सीधे यहाँ पे बीटा आ जाएगा, लेकिन जरा हमें यहाँ पे 1 दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए तो 1 प्लस बीटा का मान निकालता हूँ। तो देखिए ये 1/1 माइनस अल्फा आ गया, मतलब ये यहाँ से ये इतना मान, यहाँ से ये इतना मान 1/1 अल्फा का मान कितना आएगा, बीटा प्लस 1। तो यहाँ से ये यहाँ पे ये इतना बीटा है, और यहाँ अगर मैं 1 लिखूं तो ये 1/1 माइनस अल्फा, ये क्या है 1 प्लस बीटा है। तो एक और आपको इक्वेशन मिलेगा समीकरण 1 से, देखिए क्या मिल जाएगा, आईसी बराबर बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आईसीयू। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं आईसी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी आई सी बाई डी आई सी बीटा डी आई बी बाई डी आई सी ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डी आई सी यू बाई डी आई सी। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से ये आ जाएगा, इसका तो मान 1 ही आ जाएगा 1, ये हो जाएगा बीटा डी आई बी बाई डी आई सी, ये इतना मान ये 1 प्लस बीटा। और ये देखिए यहाँ पे यही तो हमने स्टेबिलिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन किया था, एस बराबर डी आई सी बाई डी आई सी ओ। तो इसको देखिए यहाँ पे आई सी ओ ऊपर आई सी नीचे, यानी ये 1/s का मान है, तो s यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और यही हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। यहाँ से आप लोग s का मान निकाल लीजिए, तो सिंपल यहाँ पे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर भेजिए और यहाँ से s का मान निकाल लीजिए, तो ये आपका s का मान आ जाएगा स्टेबिलिटी फैक्टर। ध्यान रहे यहाँ पे ये एक फैक्टर आया है डी आई बी बाई डी आई सी, यह डिपेंड करता है सर्किट के बायसिंग अरेंजमेंट पे। यानी अगर कोई आप ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट आप बायस कर रहे हैं, उसकी बायसिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें इसी मान को सेट करेंगे। इसको आप इस प्रकार से सेट करेंगे कि ऑटोमेटिक एस का मान कम से कम आए, तभी वो सर्किट अच्छा माना जाएगा। अब लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं थर्मल रन अवे क्या होता है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए मैंने आपको बताया था कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो आईसीओ होता है ये हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पीएन जंक्शन डायोड में भी आप लोग जानते हैं, वहां पे भी रिवर्स सैचुरेशन करंट आता है।
तो कोई भी रिवर्स सैचुरेशन कलेक्टर करंट या कलेक्टर लीकेज करंट होता है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में मिलता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण मिलता है। ICO जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण मिलता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ जाएगा, और वो बढ़ा तो ICO का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी ये किस पे निर्भर करता है, मोर और लेस ये टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो ये वही ऊपर वाला इक्वेशन है, इसको मैं लिख के इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए, अब जो ट्रांजिस्टर में अगर कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है ज्यादा, तो उस ट्रांजिस्टर में ऑटोमेटिक हीट जनरेट होगा। कलेक्टर करंट हमेशा ट्रांजिस्टर में हीट पैदा करेगा, उसका तापमान बढ़ाएगा। अब अगर हीटिंग ज्यादा होगा ट्रांजिस्टर का, तो कौन सा करंट बढ़ जाएगा, ICO यानी रिवर्स सैचुरेशन कलेक्टर करंट या कलेक्टर लीकेज करंट। अब चूंकि बीटा का मान जो है वो 50 से 250 के बीच में लाई करता है, तो इस इक्वेशन को देखिए, अगर ICO बढ़ा तो ऑटोमेटिक IC बढ़ जाएगा। तो IC जो है वो IC यहां पे सो IC ऑल्सो इंक्रीजेस, और अगर IC बढ़ गया तो वो फिर से क्या पैदा करेगा, हीट, ऊष्मा पैदा करेगा ट्रांजिस्टर में। तो यहां पे एक साइकिल आपको दिखाई दे रहा है। अगर IC बढ़ा, IC मतलब कलेक्टर करंट, तो ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो ICO मतलब कलेक्टर लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो इक्वेशन जो ऊपर इक्वेशन मैंने लिखा है उसको देखेंगे तो ऑटोमेटिक IC बढ़ जाएगा। फिर ये पूरा का पूरा साइकिल लगातार चलता रहेगा, और ये साइकिल लगातार चलता रहेगा, ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ट्रांजिस्टर खत्म हो जाएगा, जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, खत्म, एकदम समझ लीजिए, जिसको कहते हैं खत्म, टाटा बाय बाय। तो उसी को बोला जाता है थर्मल रन अवे। हेंस ड्यू टू दिस प्रोसेस द ट्रांजिस्टर विल डैमेज एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर इज नोन एज थर्मल रन अवे। तो यहाँ पे ये टॉपिक था स्टेबिलिटी फैक्टर और थर्मल रन अवे के बारे में। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो इसका मतलब आपके बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है। आप पहले ट्रांजिस्टर के बेसिक्स क्लियर करिए, फिर पुराना ट्रांजिस्टर बायसिंग का वो लेक्चर देख के फिर इस पे आइए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इससे बेटर और सरल तरीके से आप कहीं इसको पाएंगे नहीं, या मिलेगा भी तो काफ़ी मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।